नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार में मंत्रियों के शपथ लेने के लगभग 2 दिनों के बाद विभागों का बंटवारा कल हो गया और मंत्रिमंडल में किसको कौन सा विभाग मिलेगा ये तय हो चुका है। लेकिन इस विभाग बंटवारे में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की है। गृह विभाग जो पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार के ही पास रहा करता था, इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास चला गया है, जिनके खिलाफ तमाम आरोपों में मामले दर्ज हैं। अब इस गृह मंत्रालय को देने की मजबूरी क्यों पड़ी, क्यों विवश हुए नीतीश कुमार, इस पर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। इस पर हम भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा वोट चोरी का मुद्दा जो लगातार गर्माता जा रहा है, विपक्ष वोट चोरी के खिलाफ एक बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। विरोध प्रदर्शन शुरू भी हो चुके हैं और अब 14 दिसंबर को दिल्ली में भी एक बड़ा प्रदर्शन होगा। कांग्रेस पार्टी ने इसका ऐलान किया है। इसके अलावा जगह जगह पर प्रदर्शन अभी भी जारी है। तमाम सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से वोट चोरी करके सरकार बनाई गई है और लगातार बन रही है, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे बिहार हो। और इधर जिस तरीके से हड़बड़ी में है चुनाव आयोग 12 राज्यों में एसआईआर कराने को लेकर जिस तरीके से बीएलओस पर दबाव बनाया जा रहा है, तमाम बीएलओस हैं जो सुसाइड करने पर मजबूर हो रहे हैं, उसको लेकर भी एक बड़ी बहस छिड़ गई है कि आखिर कौन सी हड़बड़ी है चुनाव आयोग को कि एसआईआर तत्काल उसको कराना पड़ रहा है। ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इस बीच वोट चोरी का मामला अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर सड़क से होता हुआ पुलिस थाने तक पहुंच गया है। थाने में वोट चोरी को लेकर मामला दर्ज कराया गया है, जिसकी जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। ऐसे में ये मुमकिन है कि पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सुराग लग सकते हैं जिससे ज्ञानेश कुमार बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो कहाँ ये एफआईआर दर्ज हुई है और क्यों ये दर्ज करानी पड़ी है, क्या है इसके पीछे का मकसद, सारे विषयों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव आयोग की भूमिका पर लगातार सवाल उठ ही रहे हैं, उस समय ये खबर आना कि वोट चोरी मामले में शुरू हुई पुलिस जांच, फर्जी वोटरों के आरोप पर कर्नाटक में एफआईआर दर्ज। 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़े कथित वोट चोरी घोटाले में बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन में व्हाइटफील्ड निवासी राजू की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में राजनीतिक दलों के सदस्यों, सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों की मिलीभगत से बड़ी संख्या में फर्जी वोटरों को अवैध रूप से जोड़ा गया है। सर ये सारी चीजें तो सामने आ रही है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि किस तरीके का रूल जो है वो मोदी जी और अमित शाह जी लेकर आए थे 2023 में। और साफ तौर से उसमें बताया गया था कि मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं किया जा सकता। इसको लेकर राहुल गांधी ने भी आवाज उठाई थी और ये जो नियम था कि चुनाव आयुक्तों और उनके आधिकारिक कामकाज के दौरान किए गए निर्णयों, कार्यों या बयानों की किसी भी तरीके से कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा मिलती है, यानी उनके खिलाफ ना तो दीवानी ना ही फौजदारी मुकदमेबाजी हो सकती है। तो जब ऐसा है तो फिर ये सब करने का आपको लगता है कि कोई मतलब है? रूल तो चेंज हो ही चुका है, गिरफ्तारी हो नहीं सकती, मुकदमा दर्ज हो नहीं सकता, तो किस तरह से ये सारी चीजें होंगी? जय संविधान। देखिए निधि, ये फायदा है इसका और बहुत बड़ा फायदा है। और मेरे ख्याल से जो कर्नाटका सरकार ने ये रास्ता दिखाया है, ये जितने भी विपक्षी सरकार हैं उनको ये काम करना चाहिए। उसका कारण ये है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन उन अधिकारी कर्मचारियों पे कार्रवाई हो सकती है जिन्होंने हेरा फेरी में 120 बी के तहत भ्रष्टाचार किया और जालसाजी की। भाई अगर मान लीजिए कोई भी, मैं कल भी ये आपके डिबेट में कह रहा था, कोई बीएलओ है, मान लीजिए आप बीएलओ हैं और या प्रेसाइडिंग ऑफिसर हैं, मान लीजिए आप, मैंने कल एग्जांपल लिया था कि आप मान लीजिए प्रेसाइडिंग ऑफिसर होती और आपके सामने एक वोटर लिस्ट होती जिसमें ब्राजीलियन मॉडल की फोटो होती और वोट देने जाती निधि तिवारी, या मान लीजिए आप तो चलिए प्रेसाइडिंग ऑफिसर हैं तो आप कैसे वोट डालने जाती, मान लीजिए कोई दूसरा जाता, सुष्मिता जाती, तो क्या आप कानूनी अधिकार आपका था कि आप सुष्मिता को एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लगी हुई वोटर लिस्ट से फोटो वोट डालने देती? कानूनी तौर पर आप नहीं डालने दे सकती। अगर वो कहती रहती कि भाई नाम मेरा है, पति का नाम मेरा है, एड्रेस मेरा है, लेकिन इसलिए मुझे वोट डालने का अधिकार मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। इसलिए प्रेसाइडिंग ऑफिसर को अधिकार ही नहीं है। जब फोटो मैच नहीं हो रही, भाई ये तो उसी प्रकार की बात हुई कि पासपोर्ट लेके आप आ रहे हैं, पासपोर्ट है किसी दूसरे का, और आप कह रहे हैं कि साहब वो जो वहां पे ऑफिसर है वो कह रहा है कि साहब आपकी फोटो नहीं मिल रही पासपोर्ट से। अरे फोटो नहीं मिल रही, नाम तो मिल रहा है। अरे यार तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, मुझे क्या पता?
तुम जो आइडेंटिटी कार्ड दे रहे हो ये तुम्हारा है कि नहीं मुझे क्या पता, और है भी तो फोटो तुम्हारी नहीं है, तुम्हें वोट, तो ये बीएलओ जेल जाएंगे। और ये वो अधिकारी जिसके अंतर्गत वो बीएलओ काम कर रहे थे वो जेल जाएंगे। और कर्नाटका के अंदर जिन अधिकारियों ने किया, जिन कर्मचारियों ने किया, वो जेल जाएंगे। तो देखिए पहली बात तो ये है कि ये भय बैठेगा उन लोगों के, कर्मचारियों के खिलाफ जो हमारे जमाने में, मैंने भी सरकारी नौकरी शुरू की थी। देखिए सरकारी, जब हमारे जमाने में सरकारी नौकरों के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव होता था। दबाव ये होता था कि देखिए सरकार में अंतर ये होता है कि जब फाइल के अंदर कोई भी दस्तखत आप करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो वो चिरजीवी हो जाता है, फिर वो हमेशा रहता है, लाइफ लॉन्ग, उसे आप मिटा नहीं सकते। प्राइवेट सेक्टर में तो फाड़ के फेंक दीजिए, हु केयर्स, मुंह जबानी आदेश दे दीजिए, पालन हो जाएगा। सरकारी विभागों में होते नहीं, पूरी फाइल होती है और उसकी माइक्रो फिल्मिंग करके उसको रिकॉर्ड रूम में रखा जाता है। हर लेटर के 6-6, 7-7 कॉपी दी जाती हैं। तो अगर फाइल को आप जला भी देंगे तो फाइल को रिबिल्ड किया जा सकता है। तो सरकारी अधिकारी को डर लगता है कि कल अगर कलई खुली तो मुझे तो जेल रिटायरमेंट के बाद भी हो जाएगी, जो राहुल गांधी कह रहे हैं। इसका मतलब ये है, अच्छा जब अधिकारी पकड़े जाएंगे और कर्मचारी पकड़े जाएंगे तो क्या करेंगे भाई? मान लीजिए ये हरियाणा का केस है और उन सारे प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स को पुलिस पकड़ ले, मान लीजिए, अभी तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो नहीं करेगी, लेकिन अगर वहां मान लीजिए कांग्रेस की सरकार होती और सारे बीएलओ को थाने के अंदर बुला लेते और जितने उनके रिटर्निंग ऑफिसर्स थे और जितने प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स थे उनको थाने के अंदर बुला लेते और कहते हैं कि ये बताओ, ये जो तुमने वोट डालने दिया है, वोट कैसे डालने दिया, और बीएलओ से पूछते तुमने इनका एक कैसे इनके 22 वोटर आईडी कार्ड बना दिए, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर से पूछते तुमने 15 वोट कैसे डालने दिए। उन लोगों को भी पकड़ पकड़ के लाते जो कि एक एक घर के अंदर 501 वोट बना रहे हैं, जो रेंटेड हाउस है उसके अंदर कैसे बना रहे हैं। तो भाई मानी बात है कि जवाब तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप सरकारी ड्यूटी पे हैं। तो सरकारी ड्यूटी में व्यवधान डालना भी अगर अपराध है, तो सरकारी ड्यूटी में सरकारी काम को निष्ठा से न करना भी अपराध है, तो ये लोग जेल जाएंगे। अच्छा जब ये जेल जाएंगे तो उगलेंगे बात, जब इनसे पूछा जाएगा तो ये बताएंगे कि साहब, जैसे मान लीजिए राजस्थान का केस आपको कल हमने बात की थी, अब वहां पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बीएलओ से जाके पूछ रहे हैं कि भाई ये तो नाम की अभी आपके 1 महीने का टाइम है वो खत्म नहीं हुआ है, तो आपने इनका नाम कैसे काट दिया। एक मध्य प्रदेश की घटना आ रही है जो उसके अंदर वो लगा हुआ है स्कैन करने के लिए, उसको स्कैन किया गया तो पता चला कि जो आदमी लेडी दूसरी जगह रह रही है उसको कह रहे हैं कि आपका ये वोटर आईडी कार्ड तो हमने भोपाल में ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है। अरे भोपाल में रहती नहीं है, रहती कहीं और है, और उसका वोटर आईडी कार्ड वहां कैंसिल कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि सरकारी अधिकारियों में, जो आज के तारीख में अधिकारियों के और राजनीतिज्ञों के दबाव में गलत सलत काम कर रहे हैं, उनमें भय बैठेगा, जेल दे बेटा तुम जाओगे, वो राजनीतिक दल तो जाएंगे नहीं, या जो वो लोग तो जेल जाएंगे नहीं जिन्होंने तुम्हें पैसा दिया है। पैसा लेने का या देने का तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ है नहीं, और वो तो बच जाएंगे, कहेंगे मैं नहीं जानता, इनको जेल भेज दीजिए आप। तो एक तो वो डर बैठेगा। लेकिन ये बात वेस्ट बंगाल वालों को भी करनी चाहिए। ये बात जितने भी जगह पे आज के तारीख में अपोजिशन की सरकारें, और जो भी अपोजिशन है आज के तारीख में हरियाणा में है, हुड्डा जी को ये करना चाहिए। वहां पे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता अधिकारी हैं उनको एफआईआर लिखानी चाहिए, और एफआईआर अगर न लिखी जाए तो कोर्ट जाना चाहिए कि कोर्ट में कहा जाए कि साहब ये एफआईआर थाना नहीं लिख रहा है, आप इसमें कोर्ट का आदेश कीजिए। एफआईआर कैसे प्रेसाइडिंग ऑफिसर ने वोट डालने दिया, ये कैसे बीएलओ ने, और बानी बात है कि फिर लोग डरेंगे, और लोग जब जेल जाने का डर होगा तो ईमानदारी से काम करेंगे। तो आज के तारीख में जो 12 स्टेट के अंदर बेईमानी करने की प्रक्रिया चल रही है, मैं तो कहूंगा प्रक्रिया चल रही है, ये प्रक्रिया में रोक लगेगी, इसमें टोक लगेगी। अरे अगर बिहार के अंदर के पहले इलेक्शन के पहले राहुल गांधी ने ये हाइड्रोजन बम का विस्फोट न किया होता तो आज अपोजिशन के पास एक सीट ना होती, एक, या तेजस्वी यादव को केवल एक सीट जिता के बिठा देते विधानसभा में उसका मजाक उड़ाने के लिए, और बाकी 242 सीट जो है वो एनडीए के पास होती। आज के तारीख में कम से कम उनके पास है 35 सीटें तो उनकी आ गई, वरना वो भी ना आती। तो ये हर स्टेट के अंदर होना है, तो ये बिल्कुल टाइमली स्टेप है कर्नाटका गवर्नमेंट का। एफआईआर भी लिखानी चाहिए और लोगों को अरेस्ट भी करना चाहिए। तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो आप अरेस्ट नहीं कर सकते,
लेकिन जो कर्नाटका के अंदर जो अधिकारी कर्मचारी गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं उनको तो अरेस्ट कर सकते हैं ना, फिर वो उगल देंगे। वेस्ट बंगाल के अंदर दीदी अरेस्ट करना शुरू कर दें, केरला के अंदर केरला गवर्नमेंट अरेस्ट करना शुरू कर दें, तो इस प्रकार से दहशत भी पैदा होगी और ईमानदारी का माहौल भी बनेगा। ठीक कहा सर आपने। वोट चोरी का जो ये आरोप है अब सोशल मीडिया या राजनीतिक नारों तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि अब ये एक आधिकारिक आपराधिक मामले का रूप ले चुका है और जिसकी सच्चाई अब जांच में सामने आएगी। और वोट चोरी का ये जो आरोप है वो जिस तरीके से सामने आ रहा है, जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर जिस तरीके के धब्बे लगे हैं, उन्हें देखने के लिए किसी चश्मे की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब उनके दफ्तरों पर कालिक पोतने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। एक तस्वीर है, वो है हिमाचल प्रदेश की। और वो पहले मैं वीडियो दिखाती हूँ, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, चुनाव आयोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो सर ये जो है, ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की हैं और ये तस्वीर है चुनाव आयोग के दफ्तर की। इसमें दिख रहा है कि चुनाव आयोग के कार्यालय पर किस तरह की काली स्याही पोती जा रही है, वोट चोर लिखा जा रहा है। और ये वीडियो हिमाचल का जिसे यूथ कांग्रेस ने शेयर किया है, इसमें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वोट चोरी के नारे लगा रहे हैं और चुनाव आयोग के दफ्तर पर कालिक पोत रहे हैं, पोस्टर चिपका रहे हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं कि चुनाव आयोग मोदी आयोग। क्या आपको लगता है सर कि इन सब चीजों से कोई फायदा होने वाला है? नहीं, अगर इसके बाद का स्टेप उठाएं तो फायदा होने वाला है। मैं राय दे देता हूं। देखिए, मैं तो मुफ्त में राय देता हूं, कोई ले दे देता हूं, लेना चाहे तो ले, ना लेना चाहे ना ले। देखिए, हरियाणा के अंदर 15-20 युवाओं के ऊपर एफआईआर लिखाई है भारतीय जनता पार्टी प्रशासन ने कि उन्होंने मोदी जी की फोटो पे कालिक पोती और इसलिए उनका एफआईआर लिखा दी। अब मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूं भाई, अगर कांग्रेस को, अगर मान लीजिए, मुझे नहीं पता कितने एग्जैक्ट वोट मिले थे, मान लीजिए 1 करोड़ वोट मिले थे, मान लीजिए भाई 1 करोड़ में कम से कम 15-20 लाख तो आपके वर्कर्स होंगे ना, जो सशक्त होंगे। अब क्या होगा इसमें यह होगा कि हर व्यक्ति जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, एनएसयूआई का है, यूथ कांग्रेस का है, सेवा दल का है, वो एक एक जगह जाके कालिक पोत दे। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं भैया, मुझ पर भी एफआईआर ना कर देना। मैं कह रहा हूं एक रणनीति के तहत ऐसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोफेसर बता रहा हूं। अगर मान लीजिए 50,000 1 लाख आदमी इस दंड में एफआईआर हो जाए, वो एफआईआर अपने आप ही डाइल्यूट हो जाएगी। भाई देखिए, जब आप आइसोलेशन में काम करते हैं तो आप पकड़े जाते हैं। पकड़े मतलब, पहली बात तो ये गलत काम है कि नहीं। को राहुल गांधी को तो रोज टीवी डिबेट्स में गालियां देते हैं लोग, सोनिया गांधी को गालियां देते हैं, और सोनिया गांधी को गाली दी तो सुरेंद्र सिंह राजपूत ने जिस प्रकार की क्लास ली वो भी आपने देखा होगा, और जो आरजेडी की दोनों प्रवक्ता हैं वो भी किस प्रकार से क्लास लेती हैं वो भी आपने देखा होगा। लेकिन जिस प्रकार से वो अनर्गल बातें करते हैं, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं भैया, लेकिन अगर मान लीजिए 10 लाख लोगों ने कालिक पोत दी ऐसे चैलेंज, 10 लाख एफआईआर होंगी ना, इसका माने जो भी कालिक पोत रहा है वही कांग्रेस कार्यकर्ता है। उसी को अगर 100 लोगों से, मैं फिर रिकमेंड तो कर रहा हूं लेकिन रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, अगर एक एक कार्यकर्ता 100 लोगों से करा देगा ये काम, तो उसके बाद 100 एफआईआर हो जाएंगी। भाई कर दीजिए एफआईआर। देखिए, ये दंडनीय अपराध है कि नहीं, कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन हम लोगों को तो रोज सोशल मीडिया के अंदर लोग गाली देते हैं, मारने की धमकी देते हैं। तो जब मारने की धमकी पे उनका कोई एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, तो मेरे ख्याल से कालिक पोते भी कोई एफआईआर नहीं लिखाई जानी चाहिए। और आप देखिए अमेरिका वगैरह में जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं उसके अंदर वो मजाक बनाते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप का, और जब दूसरे देश के प्रधानमंत्री अपने देश के प्रधानमंत्री हैं उनको रोस्ट करते हैं, उनके बारे में कुछ भी बोल देते हैं। आपने देखा ही अभी डोनाल्ड ट्रंप का एक पत्रकार ने किस प्रकार से मजाक बनाया और डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया। जेडी वांस का आपने देखा होगा, एक भारतीय मूल की लड़की एक पूछती है प्रश्न जेडी वांस से कि भाई आप तो हैं क्रिश्चियन और आपकी पत्नी है हिंदू, आप कैसे अपने बच्चे को, अब 3 बच्चे हैं आपके, इनकी कैसे अपब्रिंगिंग कर रहे हैं आप? हिंदुइज्म
हावी है या क्रिश्चियनिटी हावी है? बड़ा डिसेंट जवाब दिया उन्होंने, कहीं उलझे नहीं वो। बार बार वो लड़की हाथ उछा रही थी, बार बार उसका जवाब दिया। तो प्रश्न ये है, डेमोक्रेसी के अंदर आपको ये पूछना चाहिए, भाई अखिल स्वामी के मुंह में काली क्यों पोत रहे हो? कोई कारण तो है। अगर देश के अंदर आपने नहीं पोतना चाहिए किसी को, राहुल गांधी को भी गाली नहीं देनी चाहिए, सोनिया गांधी को भी गाली नहीं देनी चाहिए, मोदी जी को भी गाली नहीं देनी चाहिए, मोदी जी की पिताजी की फोटो भी किसी को नहीं मांगनी चाहिए, ये गलत बात है। भाई देखिए, ये संस्कारों के विहीन बातें हैं। कोई, अब जैसे मैं देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था निधि, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लोग कह रहे हैं हमें मोदी जी के माता जी के बारे में तो पता है, हमें मोदी जी के पिताजी की एक फोटो आज तक नहीं दिखाई पड़ी, इसका क्या कारण है? आई डोंट सपोर्ट इट, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए, अगर इसी प्रकार से कर्नाटका के अंदर अगर 1 लाख लोग या 10 लाख, वहां तो कर्नाटका में तो कांग्रेस की सरकार है, तो एफआईआर क्या करेंगे आप? क्या है, सिविल ऑफेंस है ये, और कितने दिन की सजा है? अगर, अब मैं कल बात कर रहा था डॉक्टर सुनीलम से, आप जानती होंगी डॉक्टर सुनीलम को, मध्य प्रदेश में मुल्तई के 2 बार के विधानसभा सदस्य रहे, समाजवादी पार्टी के हैं। कल उनसे मेरी फोन पे बात हुई, उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर वहां पर एक जगह पे 200 सवा 200 गांवों में पुलिस बिठा दी गई है और 2.5 लाख पेड़ों की कटान जारी है, और उनपे भी एफआईआर लिखा दी गई है, उन्हें भी जेल भेजने की धमकी हो रही है। पूरा वहां पे जंगल साफ करके लोगों को उजाड़ के एक पूंजीपति को बसाने का कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, फिर इसीलिए आप देखते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी भाषण देते हैं, वामपंथ की और नक्सलिज्म की बात करते हैं, क्योंकि उनको लगता है जो भी गरीब आदमी अपनी जंगल जमीन को बचाने की कोशिश करता है वो नक्सल है, और वहां सब पूंजीवाद हर जगह होना चाहिए, हर जगह वो लोग आके बैठ जाने चाहिए। तो वहां पे एफआईआर लिखा दी लोगों को। तो लेकिन हमारे देश के अंदर, चलिए हम तो अध्यापक हैं, हम तो इन चीजों में बिलीव नहीं करते, ना हम इस प्रकार की चीजें करते हैं, किसी के मुंह पे कालिक पोते हैं, किसी के माँ को गाली दें, हम तो नहीं करते। लेकिन कुछ कार्यकर्ता तो ऐसे कर्मठ हैं जिन्होंने अपने जीवन का ध्येय बनाया हुआ है, 50 एफआईआर उन पे हैं, तभी वो लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से तो दीदी को भी ये करना चाहिए, जहां जहां लोग गड़बड़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर लिखाएं, कोर्ट जाएं, कोर्ट से एफआईआर लिखवाएं, उसको परस्यू करवाएं। जैसे आपने देखा एक बड़ा नया कांड हुआ है, आपको शायद पता हो, अमेरिका के अंदर एक एप्स्टाइन फाइल है। एक एप्स्टाइन करके एक व्यक्ति हुआ करता था जो बहुत बड़ा सेक्स रैकेट चलाता था इंटरनेशनल, और छोटे बच्चों के साथ उसका सेक्स रैकेट चलता था। उसमें विश्व के बड़े बड़े नेताओं का नाम था। अच्छा, उसको जब वहां की अमेरिका की अदालत ने उस पर केस चलाया, उसको जेल भेज दिया। अच्छा, जेल में उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। अच्छा, वो तो मर गया, लेकिन उसकी जो फाइल है वो प्रिजर्व हो गई, और वो फाइल पार्लियामेंट में वहां की सीनेट में पेश हुई, और सीनेट ने निर्णय ले लिया, उसको सर्टिफाई कर दिया, उसको अप्रूव कर दिया, और उसके अंदर भारत के भी 2 बहुत बड़े व्यक्तित्वों का नाम है। अब ये हॉन्टिंग है चीज, देखो ये हॉन्ट करती है। तो यहाँ पे जहां 15 साल पहले, 13 साल पहले कोई सोचता नहीं था कि माननीय मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलेगा, आज के तारीख में, अच्छा ये एफआईआर लिखा के और गलती कर दी इन लोगों ने हरियाणा वर्कर्स के खिलाफ, जिनके खिलाफ एफआईआर लिखा दी। अरे यहाँ तो लिंचिंग में कुछ नहीं हो रहा भाई, अखलाक को मार दिया। एक गरीब आदमी को, दुबला पतला आदमी जो गाय ले जा रहा था अपना रोजी रोटी कमाने के लिए, उसको मार दिया। उसके खिलाफ जो है आप केस विड्रॉ कर रहे हैं, आप बिल्किस बानो के हत्यारों को मिठाई खिला रहे हैं, गार्लैंड कर रहे हैं, और यहां जरा सा किसी ने कालिक लगा दिया। अरे कालिक तो जूता फेंका गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने माफ कर दिया। अरे यार ठीक है, वो अपना रिजर्वमेंट दिखा रहे हैं, फोटो को साफ कर दीजिए, नहीं हो तो दूसरा रिप्लेस कर दीजिए। हजारों करोड़ों रुपए तो आप लोग ऐसे ही वेस्ट करते रहते हैं, कर दीजिए फोटो रिप्लेस। लेकिन देखिए, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। पेट्रोल पंप पे मैं जाता हूं और 90 रुपए 100 रुपए का पेट्रोल भरवाता हूं, तो मुझे तो भैया मुस्कुराते हुए माननीय प्रधानमंत्री अच्छे नहीं लगते, जबकि इंटरनेशनल प्राइसेस $60 हो गए हैं, और जबकि दाम गिरते चले जा रहे हैं इंटरनेशनल प्राइस। ये बात दूसरी है कि रुपया इतना ज्यादा हो गया है, अब तो 90 रूपीज पे पहुंच रहा है डॉलर। मैंने 62 पे लिया था, 90 पे पहुंचा दिया। और किसी दिन अगर आप बात कीजिएगा, वैसे लोग अर्थशास्त्र में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन ये इतना बड़ा भीषण खतरे की घंटी है, रुपए का कमजोर होना, ये देश की बर्बादी है। और
जो आपके दर्शक श्रोता हैं, अगर इस पे रिसर्च करेंगे और कुछ पढ़ेंगे तो पता चलेगा 90 रुपए का मतलब है हम लोग वी आर फिनिश्ड। लेकिन अब लोग जो है वो तो मदहोश हैं। मैंने भी सोशल मीडिया पे डाला तो लोग कहते हैं भैया वो देशभक्त हैं और उनके लिए हम जान देने को तैयार हैं, 1000 का डॉलर हो जाए हमें क्या अंतर पड़ता है, हम तो वैसे भी गौमूत्र और गोबर खाते हैं, तब भी खा लेंगे, अभी भी खा लेते हैं, वो तो मुफ्त ही में मिलता है। तो अफसोस होता है एक टीचर को कि लोग अर्थशास्त्र को समझने के लिए तैयार नहीं है। ये बात तो सही कही सर। और चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है उस पर अगर कोई सवाल उठाता है, राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सबूत लेकर सामने आते हैं, तो उसके बाद फिर उनके खिलाफ पत्र लिखा जाता है। जो 272 लोगों का नाम सामने आता है उनको लेकर भी अब काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो थे कौन, उनका बीजेपी से क्या रिश्ता है, किस तरीके के भ्रष्टाचार में उनके खिलाफ तमाम मामले दर्ज हैं। उस पर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं और इस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हुए क्या कुछ कहा है, उनका वीडियो दिखाते हैं। ही ज्ञानेश काफी है, हर शाख पे ज्ञानेश बैठा हो, अंजाम जमहूरियत क्या होगा। अभी कुछ महीनों से लगातार राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी सबूतों के साथ सवाल पूछ रही है, चुनाव आयोग से सवाल पूछ रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती रहती है जवाब देने का, नहीं दे पाती। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रॉक्सी कैंपेन शुरू किया। 272 तथाकथित प्रतिष्ठित नागरिकों से एक चिट्ठी लिखवाई राहुल जी को। उस चिट्ठी में कोई तर्क नहीं मिलेगा, कोई तथ्य नहीं मिलेंगे, कोई जवाब नहीं मिलेंगे। उस चिट्ठी का लब्बो लबाब, उसकी भावना यह है कि जो चल रहा है उसको चलने दो, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। आमतौर पे समाज क्या उम्मीद करता है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स से, अफसरों से क्या उम्मीद करता है कि उनके अनुभव का लाभ समाज को मिलेगा, उनके प्रभाव का लाभ समाज को मिलेगा, वो थोड़ा दबाव डाल सकेंगे सरकारों पर, अपने अपने इलाकों में कुछ काम कर सकेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। लेकिन इन प्रतिष्ठित नागरिकों ने उल्टा ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखने की जगह राहुल गांधी को लिखी। ज्ञानेश कुमार से जवाब दिलवाइए ना। सवाल बहुत हैं, सबूत बहुत हैं, हरियाणा के सबूत हैं, महाराष्ट्र के सबूत हैं, कर्नाटका के सबूत हैं, बिहार के एसआईआर के सबूत हैं। नहीं, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कुछ केसेस से बचना चाहते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सरकार से कुछ रेवड़ियां लेना चाहते हैं। एक महानुभाव तो ऐसे हैं जो 3 करोड़ के साथ इनकम टैक्स की रेड में पकड़े गए थे। ऐसे अनेक हैं, इन सबकी जन्म कुंडलियां हैं, इनकी प्रॉपर्टीज की लिस्ट आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं। संघ से जुड़े हुए हैं अधिकांश। एक लक्ष्मीपुरी जी, जिनके पति पेट्रोलियम मिनिस्टर है, हरदीप पुरी साहब। अरे साहब, आपने राहुल जी को चिट्ठी लिखी, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। उनको चुप रहने का आदेश दिया, चलिए करिए। आप घर पे अपने पति से तो बोल देती कि पेट्रोल के दाम कम करिए, कि अमेरिका के आगे मत डरिए, झुकिए। आप लोग इतने ही प्रतिष्ठित हैं तो जरा प्रतिष्ठा का परिचय देते, पूछते गृह मंत्री से कि लाल किले पे विस्फोट क्यों हुआ, कि फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक कैसे पहुंचे, कि श्रीनगर के थाने में जो विस्फोटक रखे हुए थे अचानक फट कैसे गए, पहलगाम में आतंकी कैसे घुसे। पूछते, प्रधानमंत्री से पूछते, अपनी प्रतिष्ठा का परिचय देते कि साहब पेपर लीक कब बंद होंगे, किसानों की आय कब दुगनी होगी, ट्रंप के सामने आप मुंह क्यों नहीं खोल पाते, क्यों नहीं लाल आंख दिखा पाते चीन को। पूछते, यह आपका काम था। लेकिन नहीं, पूछिए पर्यावरण मंत्री से, जानते हो अगर उसका नाम क्या है तो पर्यावरण मंत्री से पूछिए कि ये दिल्ली की हवा में इतना जहर क्यों घुला हुआ है, क्यों हमारे फेफड़ों के साथ आप मजाक कर रहे हैं, क्यों हमारी जिंदगी आधी कर रहे हैं। पूछते, लेकिन नहीं, ये लोग सरकार के आगे दूम हिला रहे हैं। इनको सरकार से बचना है या सरकार से कुछ प्राप्त करना है। खैर, करिए आप। कल 25 लाख से ऊपर हस्ताक्षर सिर्फ पंजाब से आए हैं वोट चोरी के खिलाफ। परसों 1 करोड़ से ऊपर हस्ताक्षर तमिलनाडु से आए हैं वोट चोरी के खिलाफ। पूरे देश से 5 करोड़ से ऊपर हस्ताक्षर इकट्ठे हो चुके हैं। रामलीला मैदान में जब आवाज गूंजेगी वोट चोर गद्दी छोड़ की, ये 272 लोग भी सुनेंगे। इन 272 से प्रॉब्लम नहीं है। झुंड में आइए, आप हमला बोलिए हम सब पर, विपक्ष पर बोलिए। आप झुंड में किसके चलने की आदत होती है, स्वभाव होता है, वो आप जानते हैं।
लेकिन आप हमें चुप नहीं करा पाएंगे। ये अभियान अब इतना आगे बढ़ चुका है, हर घर हर मोहल्ले में पहुंच चुका है कि या तो अब चुनाव आयोग की सफाई होगी या बीजेपी और उसके पूरे इकोसिस्टम का सफाया होगा। लोकतंत्र पर्दे के पीछे नहीं रहना चाहिए, लोकतंत्र अंधेरे में नहीं रहना चाहिए, लोकतंत्र को खुली रोशनी चाहिए, हवा चाहिए, सवाल चाहिए, तभी लोकतंत्र जिंदा रहता है। जय हिंद, जय संविधान। तो सर, इन 272 लोगों का जो है नाम लेते हुए और उनके बारे में बताते हुए पवन खेड़ा ने जो कुछ भी कहा, आप उनसे कितना सहमत हैं? सर, आप म्यूट है। पवन खेड़ा की एक बात से मैं सहमत नहीं हूं। जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पत्र न लिख के मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा जाना चाहिए था, मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र आप नहीं लिखने से कोई फायदा नहीं है। वो जांच नहीं करा सकते, वो इस पे कार्रवाई नहीं कर सकते, वरना वो फांसी पे लटक जाएंगे। ये पत्र लिखना चाहिए था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ये 270 लोग पत्र लिखे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। जिन 175 लोगों ने, जिसमें सुदर्शन रेड्डी साहब भी हैं, जो वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अपोजिशन की तरफ से लड़े थे, वो 175 लोगों को भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पत्र लिखना चाहिए। ये जो करोड़ों लेटर जा रहे हैं, ये राष्ट्रपति के साथ नहीं जाने चाहिए, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जाने चाहिए। अगर 5 करोड़ दस्तखत के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास रिप्रेजेंटेशन जाएगा, कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता दोषी है या राहुल गांधी दोषी, हम नहीं कह रहे, हमें नहीं पता दोषी कौन है, जांच कराइए ना। सुप्रीम कोर्ट के तत्वावधान में इंडिपेंडेंट जांच करा दीजिए। हमें विश्वास है, सूर्य कुमार जी पे भी विश्वास है, हमें गवई साहब पे भी विश्वास था, हमें उनके पहले जो भी थे उन पे भी विश्वास था, हमें सब पे विश्वास था, आप पे भी विश्वास है। कर दीजिए, 3 जज बिठा दीजिए और जांच करा दीजिए। राहुल गांधी ने सही या गलत नहीं करोगे ना, तो आप लेटर जो है राष्ट्रपति को क्यों लिख रहे हो? बेचारी राष्ट्रपति क्या कर लेंगी इसमें? राष्ट्रपति कैबिनेट मिनिस्टर को भेज देगी और कैबिनेट है वो उस पर पलटी मार के, कुंडली मार के बैठ जाएगा। तो व्हाई डोंट यू राइट टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? क्योंकि देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कर्तव्य है कि देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाए। जब उन्हें समझ में आएगा कि 5 करोड़ लोग तो दस्तखत कर रहे हैं, जबकि अखिल स्वामी जैसे लोगों के पास तो कोई दस्तखत ही कराने नहीं आया। भाई, मैं कोई कार्यकर्ता तो हूं नहीं किसी का, लेकिन मैं दस्तखत करेगा तो मैं बिल्कुल करूंगा, अपनी पत्नी से भी कराऊंगा, अपने बेटों से भी कराऊंगा और अड़ोस पड़ोस से भी घुमा घुमा के दस्तखत कराऊंगा। मेरी कॉलोनी में तो एक भी आदमी नहीं आया। इसका माने जो 5 करोड़ लोग दस्तखत कर रहे हैं, 20 करोड़ लोग आज के तारीख में, और ये देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसका माने रामलीला ग्राउंड में अगर सिंसियरली काम किया जाएगा, अगर वहां पे 50 लाख लोग इकट्ठे हो गए, तो क्या हमारे देश की स्थिति वैसी बांग्लादेश और नेपाल जैसी नहीं बन जाएगी? जैसी नहीं बननी चाहिए, मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। लेकिन अगर वहां पे शेख हसीना को फांसी की सजा हो रही है क्योंकि उसपे वोट चोरी का आरोप था, और वहां का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था उसको बेड़ियां डाल के ले जाया गया था, मैं नहीं चाहता कि भारतवर्ष के अंदर ऐसा हो। लेकिन ये क्यों, ये जो पवन खेड़ा साहब हैं, ये राष्ट्रपति को लेटर लिख रहे हैं, और ये 272 लोग जो है राहुल गांधी को लेटर लिख रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखो यार, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा दो, और राहुल गांधी गंद अगर फैला रहे हैं, अगर वो झूठ बोल रहे हैं, तो हम राहुल गांधी का सपोर्ट करना छोड़ देंगे। लेकिन जो वो प्रूफ दे रहे हैं, जो तथ्य दे रहे हैं, अनडिनाइबल हैं, अनडिनाइबल हैं। अगर राकेश सिन्हा ने 2 जगह जाके वोट दिया है, अगर मान लीजिए अब दीदी के भी टीएमसी वाले अपना हाँ कर रहे हैं जबरदस्ती, हमने हर जगह बिठा दिए हैं बीएलओ, हर बीएलओ के साथ हमारे 4-4 कार्यकर्ता झंडा लेके। अब यार क्या कर लोगे यार, 50 लाख वोट ऐड हो जाएंगे तो क्या कर लोगे? लिस्ट में कोई और दिखाएंगे, बाद में वोट कुछ और पड़ा देंगे, उसमें 10% का इंक्रीज करा दोगे, क्या कर लोगे? रोते रहोगे ना, हु केयर्स? बहुत सारे लोग देश के अंदर ऐसे हैं जो देश को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं। भाई निधि खुद सोचो, सावरकर ने 2 नेशन थ्योरी दी थी ना। अंग्रेज समझ गए थे कि जब तक हिंदू मुसलमान को अलग नहीं करेंगे, देश को आप रूल नहीं कर सकते। वो किया उन्होंने खड़ा कर दिया एक जिन्ना को और एक खड़ा कर दिया हिंदू महासभा को, देश को तोड़ दिया। आज के तारीख में एक ओवैसी साहब खड़े हो गए हैं और एक आप जानते ही हैं कौन खड़े हो गए, फिर देश को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। हम देश को जोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं।
तो देखिए इस समय देश में पागलों की आवश्यकता है। अब आप चौंकिएगा कि पागलों की आवश्यकता है। मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार मुझसे कहते हैं, यार अखिल क्या कर रहे हैं यार, तुम क्यों अपनी जान जोखिम में दे रहे हो? मैंने कहा मैं पागल हो गया हूं। मैं अपने देश प्रेम में पागल हो गया हूं। मैं अपने भारत माता के लिए पागल हो गया हूं। चंद्रशेखर आजाद को भी लोग कहते होंगे पागल हो गया है। भगत सिंह को भी कहते होंगे, उनके हो सकता है जो उनके शुभचिंतक नहीं थे या उनका भविष्य नहीं देख रहे थे। अरे हमारे लिए भारत माता से बड़ी कोई चीज नहीं है यार। अगर पागलपन करना है तो अपनी भारत माता के लिए करो ना। ये चाटुकारिता ये करना, जिनके नाम आ रहे हैं साहब, एक साहब बने हुए हैं चांसलर एक यूनिवर्सिटी के, और जिस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं उसके मालिक एक विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक तो पवन खेड़ा साहब ने बताई दिया 3 करोड़ का कैश पकड़ा गया था, और एक साहब जिसमें एप्स्टाइन फाइल में जिनका नाम है सेक्स रैकेट में, एक साहब की पत्नी ने भी इसमें दस्तखत किए हैं। तो जितने भी लोग हैं सबके इसी प्रकार के इतिहास हैं। लेकिन पवन खेड़ा साहब अभी भी लेटर जो एड्रेस कर रहे हैं, ये राष्ट्रपति को मत कीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कीजिए। ठीक बात है सर, देखते हैं कि ये इस पर कब तक विचार किया जाता है। फिलहाल हमने शुरू में क्योंकि नीतीश कुमार की बात की थी, तो जिस तरीके से उनसे विभाग छीना गया है, गृह मंत्रालय छीना गया है, तो ये समझा जा सकता है कि विभाग अगर उन्होंने दिया है, तो आसानी से तो दिया नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए लगभग 2 दिनों तक माथापच्ची करनी पड़ी थी। बीजेपी और जेडीयू नेताओं की लगातार मीटिंग्स हो रही थी, तो नीतीश कुमार को मजबूर होना पड़ा है ये विभाग सम्राट चौधरी को देने के लिए। इससे क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए इससे संकेत केवल ये मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कहा है कि भैया मैं चीफ मिनिस्टर ही मरना चाहता हूं। 20 साल तक मैं चीफ मिनिस्टर रहा, और जब मैं चाहता हूं तो मुझे बकायदा राजकीय सम्मान मिले, और आई वांट टू डाई एज ए चीफ मिनिस्टर। सीधी सी बात है। बाकी तुम स्पीकर ले लो, होम मिनिस्टर ले लो, तुम सब कुछ ले लो यार, तुम दुनिया जहान ले लो। अच्छा, उनकी पार्टी अंदर से टूट चुकी है, उनको पता है। भारतीय जनता पार्टी को केवल थोड़े से लोगों की, 5-6 लोगों की आवश्यकता है, और आज के तारीख में 40 लोग जेडीयू के टूटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो अगर उन्होंने नीतीश कुमार को एक अति पिछड़ा, एक जो उन्होंने समाज अपना वोट बैंक क्रिएट किया है, उनकी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए एक गुड्डे की तरह उसे बिठा दिया जाए कुर्सी के ऊपर, और फिर सम्राट चौधरी जो पगड़ी बांधी थी, जो उन्होंने मुरैठा बांधा था कि हम नीतीश कुमार को जब तक नहीं हटाएंगे, अपनी ये पगड़ी नहीं हटाएंगे, वो हटा दिया है। तो जब तक है नीतीश कुमार, उनको शुभकामनाएं भैया, चीफ मिनिस्टर ही रहिए, और परमेश्वर करे चीफ मिनिस्टर ही आप जो है रहिए, जब तक हैं आप चीफ मिनिस्टर रहिए। लेकिन देश के साथ आप बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, देश के संविधान और लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। और जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है तो आप मूक दर्शक बने हुए हैं। आप सबका वही हाल होगा जो भीष्म पितामह का हुआ, द्रोणाचार्य का हुआ, कर्ण का हुआ और सबका हुआ, क्योंकि भगवान कृष्ण सबको वॉच करते हैं। पाप करते समय रोकते नहीं है, कहते हैं पाप का घड़ा भर जाएगा तो मारूंगा। तो भगवान कृष्ण में मुझे विश्वास है, सनातनी हूं मैं, फर्जी नहीं, असली सनातनी हूं, शुद्ध सनातनी। तो अब देखिए भगवान अपना न्याय करेगा, और जब न्याय करेगा तब तक रहे तो फिर आनंद मचाएंगे, फिर लड्डू तुम्हें भिजवाएंगे लखनऊ। बिल्कुल ठीक बात कही सर। अब जाने क्या मजबूरी रही नीतीश कुमार की, वो तो आपने बताया ही, लेकिन नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय देने के लिए वो कैसे राजी हुए, इस पर तो फिलहाल अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।